तो स्वागत है आपका सर्विस और स्टडी चैनल पर। दोस्तों, मैं संदीप यादव आज आपके लिए लेकर के आया हूं संविधान से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। ये प्रश्न दोस्तों कई बार परीक्षाओं में भी पूछे जा चुके हैं और आने वाली परीक्षाएं जो हैं उनमें पूछे जाने की बहुत ही संभावना होती है। मैं वही प्रश्न कराता हूं। प्लीज़ आप सभी लोग पूरा वीडियो देखा करें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें, शेयर भी अपने दोस्तों कर दिया करें। दोस्तों, आप आधा वीडियो या शुरुआत का वीडियो केवल 1 या 2 मिनट का देख करके ना छोड़ें। यदि आप पूरा वीडियोस देखते हैं तो आपको वो प्रश्न भी मिलेंगे जो प्रश्न तुम्हें नहीं कराए गए हैं और कभी नहीं कराए गए हैं। ये प्रश्न ही जो पूछे जाते हैं प्रश्नों में, मतलब पेपरों में, एग्जामों में, मैं वही प्रश्न यहाँ पे लिखता हूँ, कराता हूँ। और इसके बाद मैं आपको ये भी बता दूँ, जो संविधान से मैं प्रश्न करा रहा हूँ ये यूपीएससी हो, यूपीपीएससी हो, यूपी ट्रिपल एससी हो, एसएससी हो, इसके अलावा रेलवे हो, एसआई हो, पुलिस हो, इनके अलावा भी जो भी वैकेंसियां ऐसी आती हैं जिनमें संविधान के लिए प्रश्न पूछे जाते हैं, तो दोस्तों उन सभी के लिए संविधान बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और ये संविधान के जो प्रश्न हैं मैं उन्हीं प्रश्नों को जो करा रहा हूँ, इसलिए आप प्रश्नों को अच्छे से पढ़िए, पूरा वीडियो देखा करें और अपने दोस्तों को ये चैनल सब्सक्राइब भी करें। प्लीज़ आपसे बारंबार मैं यही कह रहा हूँ, वीडियोज़ को लाइक करें, कमेंट्स करें अच्छे से, और वीडियो हमारा अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब भी करवाएं और आप खुद भी सब्सक्राइब करें। अब देखते हैं दोस्तों वो प्रश्न क्या हैं, उन प्रश्नों पर चलते हैं। अब आज हम पार्ट 3 लेकर के आए हैं और प्रश्न नंबर 16। इससे पहले मैं पार्ट 2 और पार्ट फर्स्ट में दिखा चुका हूँ। 16वां प्रश्न देखिएगा, चार्टर अधिनियम 1853 के द्वारा भारतीय विधान परिषद में सर्वप्रथम किस सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया था? तो दोस्तों जो 1853 का चार्टर अधिनियम आया था, इसमें क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया था विधान परिषद में। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को। आप प्रश्न नंबर 17वां देखिएगा। प्रश्न नंबर 17वां क्या है? किस अधिनियम के द्वारा पहली बार सिविल सेवाओं में भारतीयों को शामिल करने का प्रावधान किया गया? दोस्तों चार्टर अधिनियम 1853 में ही पहली बार सिविल सेवाओं में भारतीयों को शामिल किया जाने लगा था। इससे पहले भारतीय सिविल सेवा प्राप्त नहीं करते थे। इससे पहले केवल ब्रिटानिया यानी कि ब्रिटेन के रहने वाले सदस्य यानी कि अंग्रेज लोग ही क्या बनते थे? आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस, आईईएस, ये सभी बड़े उच्च पदाधिकारी कौन होते थे? ब्रिटेन के होते थे, वो अंग्रेज हुआ करते थे। आप देखिएगा दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 18वां क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 18वां कह रहा है, किस अधिनियम के अंतर्गत 1857 की क्रांति के फलस्वरूप ब्रिटिश क्राउन ने भारत का शासन कंपनी के हाथों से ले लिया? दोस्तों भारत शासन अधिनियम 1858 के अंतर्गत ले लिया था। यानी कि 1857 में एक क्रांति हुई थी जिसे कहीं तो सिपाही विद्रोह कह देते हैं, तो कहीं मेरठ छावनी का विद्रोह भी कह देते हैं, और इसे कहीं स्वतंत्रता की क्रांति भी कह देते हैं। इसी 1857 की बात कही जा रही। कोई मजदूर यानी कि मजदूर क्रांति भी कहते हैं इसे, क्योंकि गांव के कुछ मजदूरों ने यहाँ से शुरुआत कर दी थी, इसलिए कहते हैं। उसे फिर एक तवज्जो देने का अधिकार एक सिपाही को मिल गया। उस सिपाही का नाम था मंगल पांडे, और मंगल पांडे से ही एक बड़ी क्रांति का रूप धारण हो गया जिसे 1857 की क्रांति के नाम से जाना जाने लगा। और 1857 की क्रांति हमारे देश के लिए, भारतवर्ष के लिए प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का बिगुल था। यानी कि उसमें एक ऐसी आवाज़ थी जो हमारी हर चेतना को, जो अचेतन मन भी पड़ा होता था उस समय, उस चेतना को झकझोर करके जगा करके रख देती थी। ऐसी क्रांति। आप समझिएगा दोस्तों, प्रश्न नंबर 19 क्या कहा जा रहा है? प्रश्न नंबर 19 कहा गया है, किस अधिनियम के अंतर्गत कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ये मैंने आपको पिछले वीडियो में कराए थे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल। आपसे मैं एक प्रश्न कर रहा हूं
कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स जो हैं ये किस अधिनियम के तहत या किस एक्ट के तहत बनाए गए थे। ठीक है दोस्तों, ये कमेंट बॉक्स में आपको उत्तर देना होगा। आप देखिएगा किस अधिनियम के अंतर्गत कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर उनके अधिकार ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य को सौंप दिया गया। तो दोस्तों भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत, किसके तहत? भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत। अब समझिएगा दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको एक बात और बता दूं, नोट में जो लिखा है उसे आप नोट कर लेना, 2000 का नोट लगा करके। ब्रिटिश मंत्रिमंडल के उस सदस्य को भारत का राज सचिव का पद प्रदान किया गया। यानी कि किस सदस्य को, किस सदस्य की बात कर रहा है? यानी कि ये बात कर रहा है जिस सदस्य ने क्या किया था, किस अधिनियम के अंतर्गत कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर उनके अधिकार ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य को दिया गया। यानी कि जिस सदस्य को दिया, एक सदस्य, ऐसा सदस्य जिसे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का अधिकार प्रदान किया गया था, उसी सदस्य को भारत में क्या कहा जाता था? भारत राज्य सचिव कहा जाता था, यानी कि भारत का राज्य सचिव। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे मैं आपको एक प्रश्न और बता दे रहा हूँ। मैंने पिछले वीडियो में एक प्रश्न कराया था कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, इन दोनों के सदस्यों को जो इनकम मिलती थी, जो आमदनी या रुपया मिलता था, वह कहाँ से मिलता था, वह कौन देता था? तो दोस्तों उस समय जो भारत की, आज के समय भारत की राजस्व समिति या भारत की संचित निधि, उसी को उस समय भी कहते थे भारत की राजस्व समिति से दिया जाता था। तो अब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल तो खत्म कर दिया गया, लेकिन दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ, एक सदस्य को सौंपा हुआ जो अधिकार होता था और उसके अंतर्गत जो भी मंत्रिमंडल बना होता था, यानी कि जो उस सदस्य के नीचे काम करने वाले लोग होते थे, उनको भी पैसा देने का अधिकार, या पैसा कौन देता था, किससे दिया जाता था? दोस्तों भारत राजस्व से दिया जाता था, यानी कि हमारे भारत के राजस्व से दिया जाता था, जहां पर हमारा क्या होता है, संचित निधि हुआ करती है। ठीक है दोस्तों, अब देखिएगा 20वां प्रश्न क्या है। 20वां प्रश्न है, भारत राज्य सचिव की सहायता के लिए कितने सदस्यों की भारत परिषद का गठन किया गया था? तो दोस्तों भारत राज्य सचिव की जो सहायता करता था उसमें कितने सदस्य होते थे? तो दोस्तों 15 सदस्य होते थे और भारत परिषद का गठन किया गया था 15 सदस्यों के द्वारा। अब इसमें से एक बात की गई कि 8 सदस्य ब्रिटिश सरकार द्वारा मनोनीत किए जाते थे और 7 सदस्य कंपनी के निदेशालय मंडल द्वारा। ठीक है दोस्तों, पूछा भी जा सकता है कि 8 सदस्य, यानी कि ये पूछा जा सकता है कि ब्रिटिश सरकार द्वारा कितने सदस्य भारत परिषद में गठन किए गए थे या कितने सदस्य मनोनीत किए गए, तो 8 सदस्य, और कंपनी की निदेशालय मंडल द्वारा कितने सदस्य भारत परिषद में गठित किए गए थे या मनोनीत किए गए थे, तो 7। कितने दोस्तों? 7। अब देखिएगा दोस्तों यहाँ पे 21वां प्रश्न क्या है। हाँ, 21वां प्रश्न देखिएगा। 21वां प्रश्न कह रहा है, किस अधिनियम के तहत भारतीय मामलों पर ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रण स्थापित हो गया तथा मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया? आप समझिएगा, भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत इसमें क्या किया गया था, संसद का सीधा नियंत्रण हो गया था भारत पर, और कंपनी का स्थायित्व सब कुछ समाप्त कर दिया गया था। कंपनी को भारत में कोई अधिकार शासन करने का नहीं बचा था। उसके अलावा क्या हुआ, मुगल सम्राट के जो पद हुआ करते थे उनको भी समाप्त कर दिया गया, यानी कि अब कोई सम्राट की पदवी धारण नहीं कर सकता था। आप समझिए, इसके बाद भी कई हो सकते हैं, लेकिन 1858 के बाद सम्राट कोई नहीं कहलाया। ठीक है दोस्तों, अब देखिएगा 22वां प्रश्न क्या है। 22वां प्रश्न कहाँ है, किस अधिनियम के तहत भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि दी गई तथा वह क्राउन का सीधा प्रतिनिधि बन गया? इसमें प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि क्राउन का सीधा प्रतिनिधि कौन बन गया, तो आप कह सकते हो वायसराय, यानी कि भारत का वायसराय। ठीक है दोस्तों, अब इसका आंसर होगा भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि दे दी गई और ये क्राउन का सीधा प्रतिनिधित्व बन गया। अब यहाँ पे प्रश्न पूछा जाएगा
भारत का प्रथम वायसराय कौन था? जो प्रथम वायसराय बनाया गया था ये कैनिंग बना था। कौन बना था दोस्तों? कैनिंग, जिसे लॉर्ड कैनिंग भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिएगा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23वां क्या कह रहा है। कुछ इसमें भद्दा भद्दा सा नजर आ रहा है, लेकिन आप पढ़िएगा, मैं जो बोल रहा हूँ उसे लिखिएगा, अपनी ब्राइटनेस को बढ़ा लीजिएगा और दोस्तों अपने इमेजिंग को बढ़ा लीजिएगा, 360 या 720p के करीब कर लीजिएगा, उससे अच्छे से समझ में आएगा। आप देखिएगा दोस्तों, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो दोस्तों भारत शासन अधिनियम 1861 के तहत, भारत शासन अधिनियम 1861 के तहत। अब यहाँ पे बात की गई है गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में, तो इसमें यदि बात ये की जाए इसमें कितने सदस्य होते थे, यानी कि इसमें एक काम किया गया, जो सदस्य संख्या थी वो 4 हुआ करती थी, परंतु इसमें विस्तार किया गया, यानी कि सदस्य संख्याओं में विस्तार कर दिया गया। 4 से कितने बढ़ा दिए गए? एक और बढ़ा दिया गया, 5 कर दिए गए थे। 4 से एक और बढ़ा के 5 कर दिए गए थे। अब देखिएगा अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न कह रहा है 24वां प्रश्न कह रहा है, देखिएगा, हाँ 24वां प्रश्न कह रहा है कि 24वां प्रश्न कह रहा है किस अधिनियम के अंतर्गत भारत सरकार की मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की नींव रखी गई? दोस्तों भारत शासन अधिनियम 1861 के तहत ही भारत सरकार के मंत्रिमंडल की व्यवस्था की नींव रखी गई। यानी कि जो भारत सरकार की मंत्रिमंडल व्यवस्था बनी थी वो 1861 के तहत बनी थी। भारत शासन अधिनियम आया था 1861, उसी के तहत बनी थी। ठीक है, आप देखिएगा दोस्तों 25वां प्रश्न क्या है। 25वां प्रश्न देखते हैं, किस अधिनियम के द्वारा वायसराय की विधान परिषद में न्यूनतम 6 और अधिकतम 12 अतिरिक्त मनोनीत सदस्यों का प्रावधान किया गया? यानी कि वायसराय की विधान परिषद में जो भी सदस्य होते थे उनमें से कम यदि बढ़ाने भी हैं तो कम से कम 6 सदस्य बढ़ा सकता हूँ और अधिक से अधिक 12 सदस्यों को हम बढ़ा सकते हैं, यानी कि उसमें शामिल कर सकते हैं, मनोनीत कर सकते हैं। जैसे पहले मान लो वायसराय की विधान परिषद में 5 सदस्य होते थे, यदि मुझे किसी कारणवश और भी सदस्य बढ़ाने हैं तो कम से कम 6 बढ़ाऊंगा। 5 में 1 या 2 नहीं बढ़ा सकते, मुझे 7 की ज़रूरत है तो मैं 5 तो मेरे पास हैं तो 2 को नहीं बढ़ाऊंगा, तो मुझे सीधा कितने बढ़ाने होंगे? कम से कम 6 बढ़ाने होंगे, यानी कि मेरे पास मुझे 11 करने होंगे। या अधिक से अधिक मैं 12 बढ़ा सकता हूं, यानी 5 और 12 17 हो जाते हैं, तो मैं इसमें 8 या 9 के करीब नहीं कर सकता, यानी कि मैं 18-19 नहीं कर सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, ये काम हमारा किस प्रावधान के तहत किया गया? तो भारत शासन अधिनियम 1861 के तहत किया गया था। ठीक है दोस्तों, भारत शासन अधिनियम 1861 के तहत किया गया था। अब इसमें नोट की बात की गई है, तो आप 2000 का नोट लगा करके इसे समझिएगा। नोट लिखिएगा कि उनमें कम से कम आधे सदस्यों का गैर सरकारी होना आवश्यक था। जो सदस्य, यानी कि जो 6 या 12 सदस्य जो शामिल किए जाएंगे उनमें क्या होगा दोस्तों? अगर 6 सदस्य शामिल किए जा रहे हैं तो उनके जो 3 सदस्य होंगे वो सरकारी होंगे, जो 3 सदस्य नहीं और होंगे वो गैर सरकारी होंगे। यदि मान लो 10 सदस्य शामिल किए जाते हैं तो 5 सदस्य गैर सरकारी और 5 सदस्य सरकारी किए जाएंगे। अब ठीक है दोस्तों, 26वां प्रश्न हम लोग देखते हैं। 26वां प्रश्न क्या कह रहा है, देखिएगा। 26वां प्रश्न कह रहा है 1862 में कैनिंग के किन 3 भारतीयों को विधान परिषद में मनोनीत किया? तो दोस्तों इसका आंसर है बनारस के राजा थे, एक थे पटियाला के राजा, एक थे सर दिनकर राव। ये 3 लोग थे जिनको कैनिंग ने 1862 में 3 भारतीय, ये थे बनारस के राजा, पटियाला के राजा और सर दिनकर राव, इन्हें विधान परिषद में मनोनीत किया गया था। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं 27वां प्रश्न क्या कह रहा है। 27वां प्रश्न कह रहा है किस अधिनियम के अंतर्गत वायसराय को विशेषाधिकार व आपात स्थिति में पहली बार अध्यादेश जारी करने की
शक्ति प्रदान की गई। तो दोस्तों ये काम भी भारत शासन अधिनियम 1861 के तहत किया गया था। यानी कि आज जो हमारे राष्ट्रपति जी हैं वो कभी भी आपात स्थिति को लागू कर सकते हैं। तो ये कब कर सकते हैं? अध्यादेश जारी करना पड़ता है आपात स्थिति के लिए। तो ये शक्ति जो प्रदान की गई ये भारत शासन अधिनियम 1861 में उस समय दी गई थी। उसी से हमें क्या मिला? 1861 के तहत एक काम मिला, यानी कि हमारे संविधान में हमारे भीमराव जी अंबेडकर जी ने एक काम किया कि आपात स्थिति को उसी अधिनियम के तहत लिया था। लेकिन किस देश से लिया था ये आपको इसमें कमेंट बॉक्स में मुझे बताना होगा। अब देखिएगा दोस्तों 18वां प्रश्न क्या है। 18वां प्रश्न कह रहा है 28वां प्रश्न कह रहा है कि 1861 ईस्वी के जो भारत शासन अधिनियम आया था इसके तहत किसने भारतीय शासन में पहली बार समविभागीय प्रणाली, यानी कि जिसको हम कहते हैं पोर्टफोलियो सिस्टम, ये क्वेश्चंस में आ सकता है, हो सकता है समविभागीय प्रणाली ना दी गई हो लेकिन पोर्टफोलियो सिस्टम दिया जा सकता है। क्योंकि मैं एक बार वीडियो का एग्जाम देने गया था 2018 में दिसंबर के महीने में। उस समय हिंदी के जो एग्जाम था उसमें जो हिंदी पार्ट था, फर्स्ट पार्ट जो हिंदी था उसमें 3 क्वेश्चन इंग्लिश के आए हुए थे। आप समझ लीजिएगा, ये सरकार हो या चाहे कोई भी, पर सरकार को नहीं मैं इस जगह दोष दूंगा, लेकिन इस जगह उस पेपर बनाने वाले अधिकारियों को दोष देता हूं कि जब हिंदी का प्रश्न दिया गया है तो उसमें इंग्लिश क्यों रख दी। वो किसी के सही नहीं थे। मैंने आज तक जो रिकॉर्ड देखा है कि हिंदी में आए हुए जो इंग्लिश के क्वेश्चंस थे वो एक भी किसी भी बच्चे के सही नहीं थे। क्योंकि मैंने 55 से 53 बच्चों को जांचा था जिनमें उन्होंने यही कहा कि हिंदी के जो 3 क्वेश्चंस आए, वो हिंदी में जो इंग्लिश के 3 क्वेश्चंस आए थे वो एक भी मेरे सही नहीं हैं, क्योंकि मुझे आते ही नहीं थे। तो यही चीज़ है कि हिंदी और इंग्लिश दोनों जगह पर तुम्हें एक जगह एक चीज़ मिल सकती है। हो सकता है दोनों जगह समविभागीय प्रणाली मिल जाए, इंग्लिश में भी लिखा हिंदी में भी लिखा, या हो सकता है दोनों जगह इंग्लिश और हिंदी में पोर्टफोलियो सिस्टम भी लिखा हो। ठीक है दोस्तों, भूलना नहीं है, इसलिए मैंने दोनों चीज़ें लिख दी। अब पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत कब की गई या किसने की थी? तो 1861 भारत शासन अधिनियम के तहत की गई थी और कैनिंग ने की थी। किसने की थी दोस्तों? कैनिंग ने। ये कैनिंग कौन था? ये वायसराय था। ठीक है दोस्तों, अब देखिएगा अंतिम प्रश्न क्या है। अंतिम प्रश्न है किस अधिनियम ने बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी को कानून बनाने की शक्ति वापस देकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया शुरू की थी या विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत की? तो ये भारत शासन अधिनियम 1861 ही है। यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, इसे अच्छे से लिख लेना, मैंने यहाँ पे लिख दिया है। दोस्तों आज के लिए तो इतना ही वीडियो मैंने बनाया है। अब कल सुबह और शाम को दोनों टाइम मिलेंगे। सुबह का वीडियोज हमारा 8 और 10 के बीच में पड़ता है, शाम का वीडियो भी हमारा 8 से 10 के बीच में पड़ता है। अब यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूं, जो भी वीडियोज मैं अपलोड करता हूँ ये वीडियोज मैंने स्वयं ही एक नोट्स बनाए हुए हैं, मैं उन्हीं नोट्सों से पढ़ाता हूँ जो नोट्स हमारे यूपीएससी यूपीपीएससी के अकॉर्डिंग बनाए गए हैं। अब ये अब इसमें लोग कहेंगे कि ये तो सर यूपीएससी या यूपीपीएससी के लेवल के पढ़ा रहे हैं, तो भाई हमें नहीं पढ़ना। हो सकता है जो सर पढ़ा रहे हैं वो मुझे लेखपाल में ना मिले, एसआई में ना मिले, टेट, सी टेट, इसके बाद सुपर टेट, इसके बाद केवीएस, जो वैकेंसी टीजीटी, पीजीटी, XYZ जो भी वैकेंसी आ रही हैं, रेलवे हुआ, एसएससी हुआ, इनमें भी नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है, ये बताइएगा। हो सकता है आपके बाबा जो हैं वो हो सकता है आपके चाचा के लड़के की भी बाबा हो सकते हैं। कहने का अर्थ यहाँ पे समझने का ये है कि जो मैं संविधान पढ़ा रहा हूँ ये संविधान हो सकता है यूपीएससी में भी पूछा जा रहा हो ये क्वेश्चन, हो सकता है सबसे कम कैटेगरी की जो पियोन वाली होती है, अब तो खैर कम आ रही है वैकेंसी, पियन में तो आती ही नहीं है चपरासी लाइन पे, लेकिन ग्रुप डी वगैरह में जो आती रहती हैं रेलवे के तहत, या फिर बीडीओ में, या फिर लेखपाल में, पटवारी में, कई वैकेंसी ऐसी जो आती हैं, उनमें जो प्रश्न आते हैं, उनमें जो संविधान के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनमें यदि मान लो मैंने क्वेश्चन पूछ लिया कि किस अधिनियम ने के अंतर्गत या किस अधिनियम में बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी को कानून बनाने की शक्ति वापस देकर विकेंद्रीकरण की क्रिया की शुरुआत की, हो सकता है ये पटवारी में पूछ लिया गया हो, तो हो सकता है यही क्वेश्चन तुम्हें यूपीएससी के आईएएस क्वेश्चंस पूछ लिया गया हो। अब समझिएगा इसमें कोई क्लियर नहीं होता है, क्योंकि
मान लो जो तुम्हारे बाबा हैं वो तुम्हारे चाचा के लड़के के या लड़की के बाबा हो सकते हैं ना, बस यही चीज़ है। संविधान को एक ऐसा जरिया है जो कहीं भी पूछा जा सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं यूपीएससी या यूपीपीएससी पढ़ा रहा हूँ तो आप लेखपाल की वैकेंसी के लिए या पढ़ रहे हैं तो आप ये संविधान नहीं पढ़ेंगे, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि इनमें मैं वो क्वेश्चंस लिखता हूँ जो चाहे वो लेखपाल से पूछे गए हों, चाहे वो यूपीएससी के पूछे गए हों, चाहे वो पटवारी से पूछे गए हों, यानी कि किसी भी एग्जाम्स में पूछे गए, मैं वही क्वेश्चंस लिखता हूँ। ठीक है दोस्तों, आज के लिए वीडियो इतना ही। प्लीज़ वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें, सब्सक्राइब भी आप कीजिएगा और कमेंट्स भी कीजिएगा। और आपसे बारंबार तहे दिल से यही कहूँगा, भारत देश की इकोनॉमी सुधारनी हो, भारत देश में आप और इससे बढ़कर अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करना हो तो दोस्तों आपको क्या करना है, पढ़ाई करनी है। और सर्वेश्वर स्टडी चैनल से आप पढ़ाई कीजिएगा, जॉब प्राप्त कीजिएगा और इस देश की इकोनॉमी को सुधारिएगा, अपने माँ बाप के कर्तव्यों को पूर्ण कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। और इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और इस चैनल को आगे बढ़ाएं। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।